क्या आप ये साइंटिफिकली प्रूव कर सकते हैं कि आपकी माँ आपको प्यार करती है और कितना करती है? आपके भाई बहन से ज्यादा या कम? जिस तरह से लव को नापने के लिए कोई लवोमीटर नहीं होता, पेन को नापने के लिए कोई पेनोमीटर नहीं होता, उसी तरह से लाइफ की कुछ ऐसी हाई रियलिटीज हैं जो साइंस के स्कोप से परे हैं, साइंस को समझ ही नहीं आती। तो क्या वो रियलिटीज एग्जिस्ट नहीं करती? वेल, बहुत से लोग ये कहते हैं कि ऑर्गन्स डेड, ह्यूमन बॉडी डेड, तो हम मर गए, खत्म। लेकिन ऐसा नहीं है और आज हम आपको ये प्रूव करेंगे कि ब्रेन डेड, ऑर्गन्स डेड, ह्यूमन बॉडी डेड, तब भी हम जिंदा रहते हैं। वी आर स्टिल देयर और हम इस शरीर के बाहर भी अपने आप को एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि हम कौन हैं। एक बड़ी महत्वपूर्ण रिपोर्ट है ये, समझ में नहीं आता, इसके ऊपर कई सालों से चर्चा चल रही है और हमारे पास आज एक केस स्टडी भी है। दूसरी दुनिया का सच क्या है? You mean near death? In this case, the unlikely source was a woman named Pam Reynolds. No worry, no care. The process of death scientifically. But no afterlife either. और इस दावे की सच्चाई से पर्दा हम उठाएंगे। देखो, जब एक व्यक्ति शरीर छोड़ देता है तो जब तक वो एक नई बॉडी को एक्सेप्ट नहीं कर लेता, एक नए शरीर को धारण नहीं कर लेता, तब तक वो उन सभी रियलिटीज को एक्सपीरियंस कर सकता है जो उसकी बॉडी के बाहर हो रही होती हैं। और इस चीज को प्रूव करने के लिए आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसे रियल लाइफ इंसिडेंट के बारे में जिसे सुनकर सिर्फ डॉक्टर्स और सर्जन्स के नहीं, बड़े बड़े मीडिया हाउसेस के भी होश उड़ गए थे। इस पर्टिकुलर इंसिडेंट पर डिस्कवरी चैनल ने भी एक शो बनाया है। तो अमेरिका के जॉर्जिया के एटलांटा शहर में रहने वाली पैम रेनॉल्ड्स 35 की एज में एक ऐसे ब्रेन डिजीज से डायग्नोज की गई थी जिसमें ब्रेन की एक आर्टरी में खून बढ़ जाता है एंड एज अ रिजल्ट द ब्रेन bulges out. In 1991, Pam is diagnosed with an aneurysm, an enlarged blood vessel in her brain that's threatening to burst. Which is a sign of rupture. And had it ruptured, the outcome would have been certain death. इसे ब्रेन एन्यूरिज्म के नाम से भी जाना जाता है। उनकी जिंदा रहने की उम्मीदें एक ऐसे कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन पर टिकी थी जिसमें डॉक्टर्स को उनके हेड से पूरा खून ड्रेन आउट कर देना था, मतलब निकाल देना था। उनके बॉडी टेम्परेचर को 16 से 18 डिग्री सेल्सियस तक ले जाना था। उनकी हार्ट बीट्स को एकदम रोक देना था, ब्रेन वेव्स को एकदम फ्लैट कर देना था, मतलब पूरी तरह से बॉडी को डेड कर देना। ऐसे केस में डॉक्टर्स पेशेंट को एक आर्टिफिशियल हार्ट अटैक देते हैं जिसे हाइपोथर्मिक कार्डियक अरेस्ट के नाम से जाना जाता है। एट दिस पॉइंट जो पेशेंट होता है वो क्लिनिकली डेड हो जाता है। नो ब्रेन वेव्स, नो हार्ट बीट, नथिंग। तो यहाँ पर पैम का ब्रेन कंप्लीटली शट डाउन हो गया था। ऐसे केस में ना ही वो थॉट्स प्रोसेस कर सकती थी और ना ही कोई मेमोरी अपने दिमाग में स्टोर कर सकती थी क्योंकि वो क्लिनिकली डेड थी। जब पैम का इतना रिस्की ऑपरेशन पूरा हुआ तब उसने खुद बताया कि वो उस वक्त जीवित थी, उसके अंदर लाइफ थी। That bothered me, but it was a wonderful, wonderful feeling to be free of it. उसने उन सभी बातों को एक के बाद एक एक्सप्लेन किया जो वो देख सकती थी, सुन सकती थी जब उसका ऑपरेशन चल रहा था। सबसे पहले पैम को उसके दिमाग की सर्जरी के लिए यूज हो रही मशीन्स की आवाज आने लगी। That was allowing Pam to hear accurately. उसके बाद उसे अपना पूरा ऑपरेशन होते हुए रूम के ऊपर के एंगल से दिखने लगा And seemingly see accurately what was going on in the operating room at I the saw time. them defibrillate me. I saw the body jump. And when I came into the body, my body did this and I knew it. I was not that body. I was whatever was looking down at it. सुना आपने, उसने इतना क्लियरली बताया कि वो शरीर नहीं थी जिस पर इलाज हो रहा था, लेकिन वो थी जो उस शरीर से डिटैच थी, जो उस पूरे शरीर के ऊपर जो ऑपरेशन चल रहा था उसे ऑब्जर्व कर रही थी। उसने ऑपरेशन में यूज हो रहे सभी मेडिकल टूल्स का डिस्क्रिप्शन देना स्टार्ट किया। उसने बताया कि कैसे उसके दिमाग की सर्जरी एक ऐसे टूल से हो रही थी जो उसकी इलेक्ट्रिक टूथब्रश के जैसा था। It looked like my electric toothbrush. If you can imagine the handle on my electric toothbrush. उसने यहाँ तक बताया कि सर्जन और नर्स आपस में क्या क्या बातें कर रहे थे, वर्ड टू वर्ड सब कुछ रिपीट किया। उसने वहां पर नर्स के हाथ में, सर्जन के हाथ में सभी सर्जिकल इक्विपमेंट्स को अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन किया। पैम का इतना एलैबोरेट डिस्क्रिप्शन सुनने के बाद सिर्फ डॉक्टर्स या पूरा हॉस्पिटल ही नहीं, पूरे मीडिया शॉक्ड रह गई थी। अब यहाँ पर पैम का ये नियर डेथ एक्सपीरियंस देखने के बाद ये तो प्रूव होता है कि हम ये ग्रोस बॉडी यानी कि ये स्थूल शरीर नहीं है, इससे तो ऊपर ही है। उसके साथ साथ ये भी प्रूव होता है कि कैसे ये स्थूल बॉडी, ये ग्रोस बॉडी छोड़ने के बाद
पैम अपनी माइंड, इंटेलिजेंस और ईगो से कवर्ड थी, यानी कि सूक्ष्म बॉडी से कवर्ड थी। उसने बताया कि कैसे उसे एक लाइट दिख रही थी जहाँ पर उसे अपनी दादी की आवाजें आ रही थी। वहाँ पर उसने अपनी दादी के साथ बचपन की कुछ बातें करी और फिर वापस पैम अपनी शरीर में आ गई। Way far away, and I went toward the light. And as I began to get closer and closer and closer, I started to discern my grandmother. I started to see her, and she came to me along with an uncle. तो देखो, यहाँ डीपली सोचने वाली बात ये है कि ये ग्रोस बॉडी छोड़ने के बाद भी हमें एकदम से ये रियलाइज नहीं होता है कि हम स्पिरिचुअल प्लैनेट्स में बिलोंग करते हैं या फिर हमें इस भौतिक जगत से निकलना है। नहीं, क्योंकि हम उस समय भी अपने सूक्ष्म शरीर यानी माइंड, इंटेलिजेंस और ईगो से कवर्ड होते हैं। तो सेल्फ रियलाइजेशन बहुत हाई चीज है। अगर हमने पूरे जीवन स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस की है, हमने आध्यात्मिक जीवन जीने का प्रयास किया है, साधन किया है, तो ही हमें ये शरीर छोड़ने के बाद झटका नहीं लगेगा कि अरे मैं यहाँ हूँ, मेरी बॉडी वहां लेटी है। और इस झटके का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है एक्सीडेंटल डेथ्स। यस, जब किसी की एक्सीडेंटल डेथ होती है और वो व्यक्ति स्पिरिचुअल नहीं होता, तब उसे विश्वास नहीं होता कि वो अपना बॉडी, अपना एक ग्रोस बॉडी छोड़ चुका है। वो जोर जोर से अपने घर वालों को, अपने रिलेटिव्स को चिल्ला चिल्ला के बोल रहा होता है, उन्हें छूने का प्रयास करता है, उन्हें बोलता है कि मैं मरा नहीं हूँ, मैं यहाँ खड़ा हूँ, मुझे कोई देखो, मुझे कोई सुनो। वो ना किसी को छू पाता है और ना ये विश्वास कर पाता है कि वो कोई एक्सीडेंट की वजह से अपना ये शरीर छोड़ चुका है। और इस बात का रियलाइजेशन उसे तब तक नहीं होता जब तक उसका अंतिम संस्कार नहीं होता, जब तक उसके सामने उसके देह को अग्नि नहीं दी जाती, जब तक उसे जलाया नहीं जाता। अब बहुत से लोग ये प्रश्न पूछते हैं कि ठीक है, ये स्थूल शरीर, ये ग्रोस बॉडी छोड़ने के बाद भी हमारा माइंड, हमारा इंटेलिजेंस हमारे साथ रहता है, लेकिन जब हम एक अगला जन्म लेते हैं तब तो हमें कुछ याद ही नहीं रहता। तो फिर ये जितनी भी स्पिरिचुअल एक्टिविटीज है, इन्हें करने का क्या फायदा? तो हम उनसे पूछना चाहते हैं कि क्या आपको इस जन्म की सारी मेमोरीज याद है? क्या आपको याद है कि 3 साल पहले आप इसी महीने क्या कर रहे थे, क्या खा रहे थे, लोगों के साथ कैसा व्यवहार कर रहे थे, क्या पी रहे थे? तो जब हम इस जन्म को क्या अपने पिछले 1 या 2 साल को भी अच्छे से याद नहीं रख पाते, तो हम पिछले जन्म को कैसे याद रखेंगे? लेकिन तब भी बहुत से ऐसे केसेस देखने को मिलते हैं जहां पर रीइंकार्नेशन साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है। अब बहुत से लोग यहाँ पर ये भी प्रश्न पूछ सकते हैं, अरे ये तो भगवान की नाइंसाफी है। अगर हमें ये याद नहीं रहेगा कि हमने कौन से कर्म पे हमें क्या सजा मिली थी और कौन से कर्म पे हमें क्या रिवॉर्ड मिला था, तो हम आगे अगले जन्म में अच्छे कर्म कैसे करेंगे? तो ये वैसा ही सवाल हो गया कि एक व्यक्ति किसी का खून करके ये बोले कि मुझे नहीं पता था कि इस खून करने की ये सजा मिलती है, तब जज साहब उसे यही बोलेंगे ना कि आपको पता करना चाहिए था, हमारे लॉ बुक्स में ये सब मेंशन्ड है। फिर भले ही चाहे वो कितने भी रीजंस दे, कितना भी आर्गुमेंट दे कि मुझे मेरे माता पिता ने नहीं बताया, मुझे ऐसे संस्कार नहीं मिले, मुझे किसी ने बताया ही नहीं कि खून करने की ये सजा होती है, सजा तो उसे मिलेगी। इसी तरह इस संसार में हम ह्यूमंस के लिए लाइफ जीने के लिए मैनुअल्स अवेलेबल हैं, लेकिन आयरनी ये है कि हम किसी भी मशीन को यूज करने से पहले उसका तो मैनुअल पढ़ेंगे, लेकिन लाइफ को कैसे जीना है उसके लिए हम मैनुअल को कभी हाथ भी नहीं लगाते। इन लाइफ की मैनुअल्स यानी हमारे शास्त्रों में सब कुछ अवेलेबल है। जीवन कैसे जीना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, सब कुछ अवेलेबल है। और वो आपको तभी पता चलेगा जब आप मैनुअल को उठाएंगे, सुनेंगे, रीड करेंगे, अध्ययन करेंगे, स्पिरिचुअल चैनल्स को सब्सक्राइब करेंगे, उनकी वीडियोस एंड तक देखेंगे और जिनकी आप परवाह करते हैं उनके साथ ये वीडियो शेयर भी करेंगे। तो कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा। और इस टॉपिक पर अगर आप वीडियो नहीं भी देखना चाहते हैं तो भी हम बनाएंगे। ये आत्म तत्व के ऊपर हमारी तीसरी वीडियो थी, पहली और दूसरी आप यहाँ पर देख सकते हैं। हरे कृष्णा।